नेक्स्ट हेडिंग डालिए चाइना, चाइना एज न्यू सेंटर ऑफ पावर। चाइना, थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए चाइना में बहुत सारे डायनेस्टिक रूल्स रहे, लेकिन 1911 में चाइना में रिपब्लिक आ गया। 1911 चाइना रिपब्लिक बना। डॉक्टर सन येट सेन ने इसकी अगुवाई की थी। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि 1949 में चाइना आजाद होता है। आजाद इन द सेंस देखिए क्या है कि चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हुआ तो चाइना के ऊपर जापानीज कंट्रोल थे। चाइना के अंदर कॉलोनियलिज्म की बहुत लंबी हिस्ट्री रही। और जब देखिए कितना पावरफुल था उस समय जापान, कि छोटे से जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाइना को मारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे कब्जा रखा। और 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया, तो चाइना में दो धड़े बन गए। एक तरफ थे नेशनलिस्ट्स, राष्ट्रवादी, और ये दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट्स। इन राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट्स का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे चियांग काई शेक, और यहां थे माओ सेतुंग। माओ सेतुंग जो बाद में माओ जेडोंग के नाम से जाने गए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन। इनके बीच में लड़ाई चलती रही, 4 साल गृह युद्ध रहा, जिसको रेड रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये लड़ाई चली और दुर्भाग्यवश 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए, और यहीं से ताइवान कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। चियांग काई शेक और ये सब लोगों को रिट्रीट करना पड़ा, भागना पड़ा यहां से। और कहां भागे? ताइवान। और ताइवान को इन्होंने असली चाइना डिक्लेयर किया कि दिस इज रियल चाइना, बिकॉज व्हाट इज चाइना? द पीपल ऑफ चाइना, वो है असली, जहां वो रहेंगे वो जगह चाइना होगी। इन्होंने अपने आप को जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा। इन्होंने 1949 में अपने आप को डिक्लेयर किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और पंचशील जब हुआ तो पंचशील में ये भी था कि उस समय के चाउ एन लाई प्रीमियर चाइना के थे, और यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 29 अप्रैल 1954 को पंचशील हुआ तो हमें मान्यता देनी पड़ी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द एक्चुअल चाइना, जबकि यूएस इनके खिलाफ थे। अब देखिए ये घटनाक्रम कब हो रहा है? कोल्ड वॉर के दौरान। तो जो कम्युनिस्ट थे इनका सपोर्ट जो था वो यूएसएसआर ने किया, लेकिन चाइनीज किसी के नहीं हुए। 1969 में व्लादिवोस्तोक एक जगह थे, उसके ऊपर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि ये तो हमारी है। तो रशियंस ने इनको बहुत मारा इनको वहां पे, और फिर इनको दिखा दिया कि तुम औकात में रहो। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि 1970-71 में रशियंस ने डिसाइड कर लिया था कि इनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेंगे हम, लेकिन तब रिचर्ड निक्सन ने जो है वो, हम आगे देखेंगे इनकी दोस्ती बनने का। अब यहां पर सिचुएशन क्या है? एक गरीब देश जिसकी इंडस्ट्रीज पर फॉरेनर्स का कब्जा था, अब वो देश आजाद हुआ है। 4 साल लंबे सिविल वॉर को लड़ने के बाद वहां पर कम्युनिस्ट पावर यानी कि साम्यवाद वहां पर स्थापित हुआ है। प्रीमियर बनते हैं, वो बनते रहेंगे, लेकिन रियल लीडरशिप इस आदमी के हाथ में रहेगी, माओ सेतुंग के हाथ में। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपना सारा कंट्रोल करती है। उस समय चाइना ने क्या किया? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमने देखा, उस समय चाइना के सामने प्रॉब्लम्स, सेकंड सॉल्यूशन, एंड थर्ड इम्पैक्ट। रिजल्ट क्या हुआ उन सॉल्यूशंस का? 3 थिंग्स। नाउ व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल प्रेशर यूएस की तरफ से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन इन लोगों ने निकाला? इन लोगों ने क्या मॉडल अपनाया? इन लोगों ने एक बात को समझा कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो इन्होंने सबसे पहला क्या प्लानिंग किया कि हम एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट करेंगे
और फिर इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे। इन्होंने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने का डिसाइड किया, एग्रीकल्चरल बेस्ड ना रहने का सोचा। दूसरा इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई प्रॉब्लम्स थी, एक पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए जीडीपी बढ़ रही थी इनकी, धीरे धीरे यहां से जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन जहां जीडीपी 5 से 6% बढ़ रही थी तो पॉपुलेशन 2 से 3% बढ़ रही थी। और जीडीपी को पूरा समझेंगे तो उसमें देखना होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपकी जीडीपी पे, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी इकोनॉमी में सुधार शुरू किए। 1973 में प्रीमियर जाओ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस की, 4 मॉडर्नाइजेशंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री, साइंस एंड टेक। इसके अंदर इन्होंने सुधार करने की सोची कि हम इनको इंप्रूव करेंगे। 1978 आता है और 1978 में उस समय के प्रीमियर डेंग जियाओपिंग वो इंट्रोड्यूस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओपन डोर पॉलिसी इनके लिए एक वरदान साबित हुई। ये वही जगह है, यहां पर इनकी इकोनॉमी $150 बिलियन की इनकी जीडीपी थी और देखिएगा कितना इन्होंने अपने आप को सही किया। इस ओपन डोर पॉलिसी में इन्होंने ये तो किया कि हाँ हम सुधार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब देखिए ये तो बुक में था, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। बुक में आपने इतना पढ़ लिया, ये तो याद कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा। 1969, 1971 और 1976, ये 3 डेट्स आपकी बुक में नहीं, इन 2 पॉइंट्स के। 1969 में चाइना पहले यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, इस बात में कोई डाउट नहीं, लेकिन एक जगह थी जिसका नाम था व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक पे चाइनीज ने अपना क्लेम किया, रशियंस ने बिल्कुल खड़े जो है इनकार कर दिया कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, और इनको बहुत मारा, इनको जलील किया वो अलग, और यहां से इनके बीच के रिश्ते खराब होने लगे। एंड अमेरिका वाज वेटिंग फॉर सच एक ऐसा मौका उनको मिले। आपने फर्स्ट चैप्टर में वो फोटो देखी थी जिसमें जॉनसन और अमेरिका और वो जो है उस समय के चाइनीज प्रीमियर साथ बैठे थे। तो इन लोगों ने क्या गड़बड़ की कि 1969 में ये लोग नाराज होते हैं और अब धीरे धीरे यूएस के साथ इनके रिश्ते बनने शुरू होते हैं। न्यूक्लियर वेपन तो इनके पास थे, लेकिन यूएसएसआर से लड़ने की इनकी औकात नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि 1969 की इस लड़ाई के बाद इतने रिश्ते खराब हो गए कि यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि जैसे जापान के ऊपर न्यूक्लियर जो है अटैक किया था यूएस ने, वैसे ही हम अपना न्यूक्लियर अटैक करेंगे चाइनीज के ऊपर। लेकिन तब यूएस ने इनके ऊपर रोक लिया कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर यूज करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब ये जो दौर था, जब इन्होंने मदद की, चाइनीज को बचाया, तो चाइनीज ने इनके साथ बातचीत शुरू की उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है रिचर्ड निक्सन, उनके साथ। 1971 में रिचर्ड निक्सन विजिट करते हैं चाइना, और चाइना अपना पॉलिटिकल आइसोलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्लीज, पॉलिटिकल आइसोलेशन इसको खत्म करता है। 1971, 1969 there occurred a war between China and Russia on Vladivostok issue. 1970 the Russians were ready to drop nuclear weapons, nuclear bomb on China, but US intervened. 1971 American President Richard Nixon visited China, and for the very first time China broke its political isolation and established what? Bilateral relations with Russia, the US. And in 1971 what happened? China became the member of United Nations, और उसके बाद उसको परमानेंट सीट भी दे दी गई। This changed the entire relationship. अब Republic of China was not the real China. Now US and the Western powers recognized People's Republic of China, जो कि mainland China है, as actual China. 1976, अब देखिए जैसे ही वो रशिया के इन्फ्लुएंस से निकले और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आए, व्हाट हैपेंड? 1973
Premier Zhou Enlai introduced what four modernizations? 1976, Mao Zedong died, and once Mao died, the Americans introduced, some more terms कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, indirectly, not directly. So what happened in 1978? 1978, Premier Deng Xiaoping introduced open door policy. एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, बट दे प्लेड इट वेरी सेफ, लेट मी टेल यू, शॉक थेरेपी जब हुई तो शॉक थेरेपी में तो किसी के पास चॉइस नहीं थी, बट दे प्लेड इट सो वेल कि 1982 दे ओपन द डोर फॉर एग्रीकल्चर को इन्होंने जो है लिबरलाइज किया, एंड इन 1998 उन्होंने इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया। देखिएगा टाइम लिया इन्होंने खूब, स्लोली। उस शॉक थेरेपी का इंपैक्ट चाइना पे नहीं पड़ा, इसलिए चाइना की ग्रोथ हिंडर नहीं हुई, वरना आप देखें चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता अगर सोवियत कैंप में रहता तो। नाउ व्हाट हैपेंड कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही इन्होंने ट्रेड बैरियर्स, देखिए जब इन्होंने सॉल्यूशन ये किया था कि हम खुद से बनाएंगे, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करेंगे और अपनी इंडस्ट्रीज को बनाएंगे, अपना बेस बनाएंगे, तब इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, और उस पॉलिसी को बोला जाता है ट्रेड बैरियर्स। जब आप लगा करके बाहर से कंपटीशन को रोकते हैं, बाहर से इंपोर्ट को रोकते हैं, दैट इज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये इंडिया ने भी फॉलो की, लेकिन कुछ ज्यादा ही फॉलो कर ली, जिसका नुकसान हुआ हमें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, वहां पर ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए, और जब फॉरेनर्स आने लगे तो इन्होंने अपने आप को एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना दिया, जिससे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई और डॉलर के रिजर्व्स बढ़ गए। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना ने अपने लोगों को बाहर भेजा कि तुम बाहर से पढ़ के आओ। चाइना ने बकवास नहीं सुनी, किसी की भी बकवास नहीं सुनी। 1989 तियानमेन स्क्वायर 10,000 स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग कि गूगल, फेसबुक, याहो ये सब पे बैन हटाओ, एंड द चाइनीज गवर्नमेंट वाज लुकिंग कि हट जाओ बेटा, ये हट ही नहीं रहे हैं। तो चाइना ने इनके हाथ पैर नहीं जोड़े, कब मारो इनको, टैंक भेज दिए इन्होंने। क्या गजब के आदमी हैं ये लोग। इन्होंने कहा बकवास मत करो, पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, जाओ बाहर विदेश पढ़ो, बकवास नहीं चाइना में। तो इन्होंने अपनी ग्रोथ पे इतना ध्यान दिया कि सब चीज़ों को इन्होंने दबा दिया। हालांकि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सब चाइना में नहीं चलता, चाइना में चलता है पैसा बस। इम्पैक्ट कि क्या इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट हुआ, ये सारा इम्पैक्ट सर, दिस होल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी। जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो व्हाट हैपेंस, थिंक वंस योर एग्रीकल्चर ग्रोस, व्हाट विल हैपन, योर रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगी। सेकंड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एंड वंस यू गेट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, व्हाट हैपेंस, योर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, poverty decreases. Now what happens, employment increases, poverty decreases, और employment के साथ what happens, production also increases. When production increases, price falls, price नीचे गिरती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रूरल डेवलपमेंट हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ, पॉवर्टी कम हुई, प्राइसेस कम आई क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ चुकी थी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा। दूसरा, पॉवर्टी एलिविएशन, लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। थर्ड, दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड इसका इंपैक्ट आप रशियन, इसकी स्ट्रेंथ में देखेंगे कि नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। ये अब चाइनीज की जो है एज अ सेंटर ऑफ पावर, अगर हम इसको देखें, वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चाइनीज, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर आप शो करें, तो आप उसकी मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर्स को शो करेंगे। देखिए चाइनीज मिलिट्री जो है वो नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 23 lakhs की स्टैंडिंग आर्मी है। चाइनीज आर्मी इज नोन एज PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सेकेंडली
इनके पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व फोर्स है। रिजर्व फोर्स का मतलब होता है ये तो एक्टिव है, एक्टिव सोल्जर्स, लेकिन ये वो हैं जो रिजर्व्ड हैं, जरूरत पड़ने पे आएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर 1 पे जो है इसमें वो नॉर्थ कोरिया है। थर्ड, 2017 में इनका मिलिट्री बजट जो था वो 151.5 बिलियन डॉलर्स का था। ये सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट था उस साल का। इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। 1964 में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। देखिए फैक्चुअल चीजें हैं, अब फैक्ट के ऊपर की बातें हैं वो याद करनी पड़ेंगी। इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने में सक्षम है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं इनके पास कि आप जो है सतह से और किसी सैटेलाइट को भी मार सकते हैं। ये इनका एक एयरक्राफ्ट है स्टैरी स्काई और स्टैरी स्काई 2। इनकी इन्होंने जो स्पीड अचीव की वो मैक 6 है, और मैक 6 का मतलब है कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। आवाज जहां पहुंचती है उससे 6 गुना पहले ये पहुंच जाता है। इतना हाइपरसोनिक इन्होंने अचीव कर ली है स्पीड को। इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखें तो 2010 से ही नॉमिनल जीडीपी में ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 2010 में ही इन्होंने एक और बात की, 2010 से ही वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ये। यूएसए को रिप्लेस कर दिया था 2010 में ही। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी, ये नॉमिनल जीडीपी, ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं और इसमें आप उलझ जाएंगे, इसलिए आप केवल ये याद रखें कि 2014 से परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइनीज इकोनॉमी। इनकी ग्रोथ अगर देखनी हो तो 1978 में रिफॉर्म शुरू हुए, तब इनकी जीडीपी 150 बिलियन डॉलर थी और 2019 में 13.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है इनकी। वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। 2040 तक ये प्रेडिक्शन है कि ये रिप्लेस कर देगा यूएस को, और 2018 में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स और सेकंड लार्जेस्ट मिलियनियर्स के मामले में भी दूसरे नंबर पे ये पूरे विश्व में चाइना था। डिप्लोमेटिक बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में इसका आवाज बहुत ज्यादा जो है बुलंद है, वहां पर इन्फ्लुएंस है। ये डेट ट्रैप में फंसाने के लिए पैसा देगा और पैसे के ऊपर क्या कर रहे भाईचारे में, और इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप कभी देखिए आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे करने की बात ही नहीं आएगी, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको फिर से एक लोन दे देगा ये, और फिर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे। इस तरह से एक डेट ट्रैप बन जाता है और इस वजह से उन देशों को चाइना की बात सुननी पड़ती है। उसके साथ साथ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसका है, वो अपनी तरफ लेने के लिए है, जैसे पाकिस्तान जैसे जो भिखमंगे देश हैं उनको अपनी तरफ लेने के